साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहे। सरफेसी एक्ट में एक महत्वपूर्ण अपडेट, एक महत्वपूर्ण निर्णय निकल के आया है और डिफेंस के एंगल से एक अच्छा निर्णय, एक अच्छा दावपेच कि लोन लेने के बावजूद भी लायबिलिटी अकर नहीं हुई। और जब बैंक कार्रवाई करने पहुंची तो बैंक को मालूम पड़ा कि हमारे साथ तो पिटिशनर ने, जो इस केस में लोन लेने वाला है और बाद में जो हाई कोर्ट गया, ही बिकम्स अ पिटिशनर, उसने भारी चोट कर दी, नुकसान कर दिया। तो ऐसे क्या दाव पेच उस व्यक्ति ने खेले कि बैंक को काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। और नुकसान साथियों छोटा मोटा भी नहीं है, ना तो ये हज़ारों में है, ना ये लाखों में, ये नुकसान करोड़ों में। तो साथियों आज समझते हैं कंप्लीट केस स्टोरी, कंप्लीट सक्सेस स्टोरी कि किस तरह से डिफीट किया गया सरफेसी एक्ट में कंसर्न बैंक की प्रोसीडिंग्स को। साथियों जो निर्णय है उसमें खासकर सरफेसी एक्ट के साथ साथ सेक्शन 176 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर भी जोर दिया गया, क्योंकि बैंक ने जब कंसर्न व्यक्ति को और उसकी कंपनी को लोन दिया और वो लोन चूक नहीं पाया, तो उस व्यक्ति का ये कहना था कि मेरी कंपनी से आपका जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है आप इन्फोर्स कीजिए, मैं आपको नहीं रोक सकता हूँ, पर मेरी जो लायबिलिटी है या मेरा जो कोलैटरल सिक्योरिटी है वो केवल मेरी शेयर की हद तक है, उससे ज़्यादा बढ़कर आप मुझसे रिकवरी नहीं कर सकते हैं। पर बैंक ने कोई सुनवाई जो है उस व्यक्ति की नहीं करी। बैंक जो है अड़ा रहा और बैंक का कहना यही था कि मेरे पास सरफेसी का हथियार है जिसके दम पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अवैधानिक रूप से रिकवरी भी कर सकता हूँ और आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। वो व्यक्ति DRT गया, फिर उसके बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल में गया, फिर अंतोगत्वा हाई कोर्ट में गया एंड फाइनली ही गॉट अ सक्सेस। और हाई कोर्ट ने सेक्शन 176 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन किया और ये स्पष्ट कर दिया कि जो भी लायबिलिटी आपने खुद नियत की है बाय द वे ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी, तो उसकी हद तक आपकी लायबिलिटी है और रिमेनिंग लायबिलिटी के लिए या रिमेनिंग रिकवरीज के लिए बैंक चाहे तो कंपनी के विरुद्ध जैसा चाहे वैसी जो है कार्रवाई कर सकता है। तो एक महत्वपूर्ण निर्णय है डिफेंस पॉइंट के लिए। आप बताई गई बात को समझिएगा, उसको एनालिसिस कीजिएगा और उसके बाद आपको आपके केस में ये चीज़ें कैसे अप्लाई करनी है मैं आज समझाने वाला हूँ। बिकॉज आई एम अ डिफेंस लॉयर और मेरी एक ही इच्छा है कि वॉइस ऑफ डिफेंस जो है वो जीते। हमें टेक्निकली उन बिंदुओं का साथ लेकर आगे बढ़ना है जो हमें डिफेंस के एंगल से जीत दिला सकते हैं, जिस कारण साथियों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सरफेसी एक्ट में जो लोग काफ़ी परेशानी झेल रहे हैं उनके लिए रामबाण या अमृत बाण ये साबित हो सकता है, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम ठीक हैं पर हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। तो हो सकता है कि एक रास्ता आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए और आपके राइट्स जो अफेक्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं वो प्रोटेक्ट भी हो जाएं और उन्हें आप प्रॉपरली सिक्योर करते हुए आगे बढ़ सकें। साथियों इस पूरी पिक्चर में 3 लोग हैं। सबसे पहले तो है बैंक, दूसरा है वो व्यक्ति जिसके द्वारा बैंक से लोन लिया गया और इसके पेटे कोलैटरल सिक्योरिटीज जो है दी गई, और तीसरी है वो कंपनी जिसके निमित्त जो है समस्त एक्टिविटियां परफॉर्म की गई। कट। अब अपन आएंगे टेक नंबर 3 पे। साथियों मामला क्या था कि उस व्यक्ति ने जब कंसर्न बैंक से संपर्क किया और बैंक से कहा कि मुझे 15 करोड़ का लोन चाहिए और इस लोन के पेटे मैं आपको प्रॉपर सिक्योरिटीज़ दे रहा हूं और इसके साथ साथ मैं आपको कोलैटरल सिक्योरिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहा हूं। उसने कोलैटरल सिक्योरिटीज़ के रूप में अपने शेयर्स जिनकी संख्या करीब 2 लाख थी उसको गिरवी रखा, उसको प्लेज किया और अल्टीमेटली एक प्रॉपर एग्रीमेंट भी इस पर्सपेक्टिव में एग्जीक्यूट हुआ। अल्टीमेटली जो लोन डिस्पेंस हुआ उसमें से केवल 7.5 करोड़ को जो है कंज्यूम किया गया, रिमेनिंग अमाउंट को जो है कंज्यूम नहीं किया गया। जब यह अमाउंट नहीं चुकाया गया तो विद इंटरेस्ट करीबन ये अमाउंट 9 करोड़ के आसपास हो गया। ये अमाउंट जो है बढ़ता गया और अल्टीमेटली जो कंसर्न्ड व्यक्ति है, जो उस कंपनी का ऑनर है, उसने एक चेक बैंक के पक्ष में जो है जारी कर दिया। वो चेक जो है बाउंस हो गया और अल्टीमेटली बैंक ने सेक्शन 138 NI एक्ट के तहत कार्रवाई भी इनिशिएट कर दी। साथियों इसके साथ साथ कंसर्न बैंक ने अपनी अमाउंट की रिकवरी के लिए सरफेसी एक्ट में भी जो है प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया और ये स्पष्ट करने का कार्य किया
कि चूंकि उस व्यक्ति के द्वारा कंपनी के निमित्त लोन लिया गया है, तो कंप्लीट लोन को चुकाने की लायबिलिटी उस व्यक्ति की बनती है जो उस कंपनी का कंसर्न ओनर है या सीईओ है। पर उस व्यक्ति ने कहा कि आपका इंटरप्रिटेशन गलत है, आप सरफेसियाई एक्ट को गलत तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, मेरी लायबिलिटी केवल कोलेटरल सिक्योरिटी की हद तक है, जो मैंने शेयर गिरवी रखे हैं उसकी हद तक ही मैं जिम्मेदार हूं। और उसने सेक्शन 176 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर निर्भर किया। साथियों, उसकी कोई बात जो है नहीं सुनी गई। उसके बाद वो कंसर्न डीआरटी में गया, उसको इनिशियली स्टे मिला, पर बाद में उसकी याचिका भी जो है वो खारिज कर दी गई। उसके बाद वो अपीलान ट्रिब्यूनल में गया, उसने सारे के सारे पॉइंट्स रखे, उसको इनिशियली स्टे दिया गया, पर बाद में ये कहते हुए कि पिटिशन टाइम बार्ड है उसे खारिज कर दिया गया। फिर वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया, उसने रिट फाइल करी, मैटर को रिमांड बैक किया गया कि मैटर को आप मेरिट्स पर तय करेंगे, लिमिटेशन के बिंदु पर खारिज नहीं करेंगे। उसके बाद वापस से मैटर को मेरिट पर सुना गया और अपीलान ट्रिब्यूनल ने कंसर्न व्यक्ति की पिटिशन को खारिज किया और उसके बाद वापस से वो रिट में ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया। जब मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया तो उसने वही प्ली रखा जो बिफोर डीआरटी या बिफोर अपीलान ट्रिब्यूनल रखा। साथियों, इस संबंध में जो ऑब्जर्वेशन दिए गए वो पैरा नंबर 17 और 18 में दिए गए, वो क्या थे इसको आप जो है नोट कर लीजिए। सेक्शन 172 to 178 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आर फाउंड टू बी क्लब्ड अंडर द हेडिंग बेलमेंट ऑफ प्लेजेस इन चैप्टर 9 टाइटल्ड ऑफ बेलमेंट commencing from section 148 of the Contract Act. Section 148 defines bailment, and apart from that, section 172 provides the bailment of goods as security for the payment of debt, and in the common language it is called pledge. The concerned bailer is called pawner and the concerned bailee is called the pawnee. Apart from that, none of the provision following section 178 provides for the pawner by the virtue of pledge, even if not otherwise liable for the payment of debt by a legal fiction, becomes so liable for the payment of debt even beyond the value of pawned goods. तो यहाँ पर क्या प्ली था कि जो मैंने शेयर गिरवी रखे हैं केवल उसकी हद तक तो आप रिकवरी कर सकते हैं, बट होल रिकवरी के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और यही इंटरप्रिटेशन जो है ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा और ये स्पष्ट कर दिया कि जो भी आपने प्लेज किया है बाय द वे ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, केवल उसकी हद तक आप जिम्मेदार हो, उससे ऊपर जिम्मेदार नहीं हो। अंतोगतवा सारे प्ली कंसिडर करते हुए जो डीआरटी था और जो अपीलेंट ट्रिब्यूनल था उसका फैसला रद्द किया गया और एक बेहतर रेमेडी जो है वो प्रोवाइड की गई कंसर्न एप्लीकेंट को। तो साथियों, अगर हमारे साथ भी ऐसी स्थिति है या हमने कोलेटरल सिक्योरिटीज़ दी हैं तो घबराई नहीं, ये निर्णय आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आपके राइट्स को सिक्योर कर सकता है। और अगर सरफेसिया एक्ट में गलत कार्रवाई हुई है तो ये काफ़ी हद तक आपको रेमेडीज़ जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। निर्णय के बारे में मैंने स्पेसिफिक ब्यौरा इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पर जाकर जो है आप देख सकते हैं और अपने राइट्स को अफेक्ट होने से या अपने राइट्स को ख़त्म होने से जो है आप सेव कर सकते हैं। साथियों, का टॉपिक आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।